आगे की साइड अब बातों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखना, अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट हो रखा है, उसकी सेकंड वीडियो है ये, मेरे को लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हेडिंग का नाम है ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन। और ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन में घुसे उससे पहले अपन को कुछ चीज़ें पहले चलता हूँ मैं। ड्रग टारगेट किसे बोला जाता है? तो कल मैंने बताया था या फिर पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको टारगेट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है और उसे ड्रग टारगेट भी बोला जाता है। अब बात कर रहे हैं इधर ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन की। तो यहाँ पर वास्तव में ड्रग टारगेट किसको बोला जाता है ये दिमाग में बिठा लेना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? ड्रग द्वारा टारगेट होते हैं, ड्रग टारगेट होते हैं। इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, इन्हें बोला जाता है ड्रग टारगेट। वास्तव में मैक्रो मॉलिक्यूल जो ओरिजिन होता है वो वास्तव में बायोलॉजिकली होता है, बायोलॉजिकल होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट से ही कई टाइप के चेंजेस होने के बाद में प्रोटीन और फैट बनता है। कुल मिला के क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस रहती है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का ओरिजिन वास्तव में बायोलॉजिकल होता है। अच्छा मैक्रो मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, जैसे कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। अच्छा, जब डिफरेंट टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनका फंक्शन भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रखा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल वेरियस फंक्शन, उनके अलग अलग फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन का क्या काम है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है। मेन काम देखेंगे ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? मेन काम देखने वाले हैं। अच्छा, प्रोटीन की जब मैं बातों को स्टार्ट करता हूँ तो कहता हूँ कि प्रोटीन वास्तव में क्या होता है, इंजाइम बनाने का काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या बनाता है? इंजाइम बनाता है, ठीक है। तो जब इंजाइम बनाएगा तो इंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? अपना 3D स्ट्रक्चर होती है ना, 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन के। जब प्रोटीन ही आपस में रिएक्शन करके, प्रोटीन का क्या होता है? एक 1 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, फिर 2 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर या फिर फाइनल क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर मिलके ही क्या बनाते हैं? इंजाइम्स बनाते हैं। तो वास्तव में इंजाइम 3 डिग्री स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है प्रोटीन की, ठीक है। तो इंजाइम क्या करता है? इंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। तुम्हें पता है ना इंजाइम का क्या काम होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम होता है, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस को फास्ट करेगा अपने बॉडी के अंदर कौन? इंजाइम एक कैटलिस्ट होता है, पर वो कैटलिस्ट होता है प्रोटीन का बना हुआ। तो प्रोटीन का मेन काम होता है क्या? इंजाइम बनाना। प्रोटीन का मेन क्या काम होता है? इंजाइम बनाना। तो देख लो यहाँ पर लिख रखा है प्रोटीन परफॉर्म लाइक ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज इक्वल टू इंजाइम। अच्छा, तुम्हें ये भी पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड। अरे हाँ, है ना, फोस्फोलिपिड की बनी होती है ना। उसके बीच बीच में क्या दशा रहता है? प्रोटीन दशा रहता है, नहीं दशा रहता मॉलिक्यूल्स में? तुमने अगर स्ट्रक्चर देखी हो तो प्रोटीन दशे रहते हैं। इसे बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। क्या बोला जाता है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर मतलब ये कोई चीज़ को कैरी करेंगे सेल के आउटर रीजन से इनर रीजन में, ठीक है ना, इसलिए इनको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन, है ना। तो वास्तव में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड होने के साथ साथ कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं जो बाहर से मॉलिक्यूल को लेगी और बॉडी सेल के अंदर इनर इन्वायरमेंट में छोड़ देगी। ये है इनर इन्वायरमेंट, ये क्या सा है? आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, वो मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वास्तव में देखो कि प्रोटीन का काम होता है इंजाइम बनाना, दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन, कैरी पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल की बात देख लेना। जैसे कि वाटर क्या होता है? पोलर होता है, नहीं होता? होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। अब तुम्हें पता है कि लिपिड्स क्या होती है? लिपिड होती है वास्तव में वो क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि वाटर सेल मेम्ब्रेन देखो ज़्यादातर क्या बनी होती है? ज़्यादातर तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना, लिपिड्स होती है। तो यहाँ पर जब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो वो
ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ये लिपिड्स क्या होती है, नॉन पोलर होती है। ये पानी को पसंद नहीं करती। तुम्हें पता है ना, पानी और लिपिड का कोई लेना देना नहीं है, फैट का कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या यहाँ से वाटर डायरेक्ट अंदर आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो वाटर को अंदर आने के लिए, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ना। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसना है, तो घुसने के लिए उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो कैरियर प्रोटीन तुम्हें बताया प्रोटीन होगी, और प्रोटीन बनाने, प्रोटीन क्या, प्रोटीन का ये काम होगा। तो कैरियर प्रोटीन कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सही बात है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जैसे आरबीसी होती है ना, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या होते हैं, तुम्हें बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स तो होंगे, तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए मेन कंटेंट क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, लिपिड्स होंगे। ऐसे ही क्या होता है, तुम्हें पता है इसके ऊपर एंटीजन होते हैं। आरबीसी ऊपर एंटीजन होते नहीं होते, उसकी वजह से ब्लड ग्रुप बनता है अपना। तो वो एंटीजन किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर लिख रखा है लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू, लिख रखा है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आरबीसी में, जैसे ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या मिलेंगे, फोस्फोलिपिड्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे, फोस्फोलिपिड। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन मिल गए मान के चलो। पर यहाँ इसके सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर पे क्या बनेंगे, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तुम्हें अगर बायो वालों को तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बायो की एनसीईआरटी उठाना है ना, और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखना बायोमोलिक्यूल के अंदर या जहाँ पर भी है, उसके अंदर देखना कि सेल मेम्ब्रेन की बाहर की साइड कार्बोहाइड्रेट की कुछ लेयर्स मतलब ऐसे लटक रही है ना। वो क्या होते हैं, एंटीजन बनाने का काम करते हैं, है ना, एंटीजन बनाने का काम करते हैं। तो वास्तव में लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल पार्ट को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तुम्हें पता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। जैसे कि ये डीएनए है और ये आरएनए, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूक्लिक एसिड चाहिए होता है। न्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या होगा, कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये क्या होगी, सेल की इन्फॉर्मेशन को कोडेड करते रखती है। आगे की साइड बढ़ते हैं। आगे की साइड जब अपन बढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे इंजाइम एज ए ड्रग टारगेट। अगर मैं कहूँ ड्रग टारगेट क्या होता है, ड्रग टारगेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे आके ड्रग काम करती है, ड्रग काम करती है। तो ड्रग अलग बात होती है, ड्रग अलग बात होती है, और ड्रग टारगेट अलग बात होती है। ड्रग तो वो ड्रग किस पे काम करेगी, तो याद रखना ड्रग टारगेट पे काम करेगी। ड्रग टारगेट मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, समझ रहे हो बात को, मैक्रोमोलिक्यूल। तो अगर मैं कहूँ कि इंजाइम वो किसकी तरह काम करे, ड्रग टारगेट की तरह काम करे। मैं कहूँ कि इंजाइम है, इंजाइम ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इंजाइम किसकी तरह काम करे, इंजाइम वर्क लाइक एज ए ड्रग टारगेट मतलब मैक्रोमोलिक्यूल की तरह काम करेंगे। तो अगर ये इंजाइम अगर ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा तो ड्रग इंजाइम पे आके जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो देखो, इंजाइम जब ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा तो ड्रग टारगेट पे, जब ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा तो ड्रग कहाँ पर आके जुड़ेगा, इंजाइम पर आके जुड़ेगा। अब बात करते हैं, इसको समझाने के लिए पहली पॉइंट पढ़ते हैं, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ इंजाइम। देखो, इंजाइम को समझने के लिए इंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को पढ़ना पड़ेगा। ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इंजाइम कैसे कैटालाइट की तरह काम करता है, इंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इंजाइम कैसे किसी भी रिएक्शन को फास्ट करा देता है, ये कैटालाइटिक रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। इंजाइम एज ए ड्रग मतलब ड्रग टारगेट, इंजाइम ड्रग टारगेट की तरह काम करे, उससे उसको पढ़ने से पहले अपन को ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ इंजाइम, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ इंजाइम। तो तुम अच्छे से जानते हो कि कैसे एंजाइम कैटालाइट की तरह काम करता है। तो अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग, ये ढंग से लिख लेना, यहाँ पर है ड्रग एंड एंजाइम। देखो, एंजाइम और ड्रग आके एंजाइम पे काम करेगा, तो ये एंजाइम किसकी तरह काम करेगा, ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा, ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा। अच्छा, तो एंजाइम ड्रग आके एंजाइम पे कैसे जुड़ता है, ये इस पे आके कैसे जुड़ेगा, इसको समझने से पहले अंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड इंजाइम, इसको समझने से पहले इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू इंजाइम कैटलाइट द रिएक्शन। ये जान लेना जरूरी है कि इंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटलाइट करता है, कैसे कैटलाइट की तरह काम करता है, कैसे रिएक्शन को फास्ट करता है। तो यहाँ पर समझने के लिए कैटालाइटिक एक्टिविटी, ठीक है ना,
कैसे इंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्मेंस को देखने के लिए यहाँ पर दो फंक्शन देखने पड़ेंगे इंजाइम के, कि इंजाइम के दो फंक्शन पड़ेंगे, द टू मेजर फंक्शन रहेंगे। कैसे काम करता है, तो इंजाइम के दो फंक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है ना। फंक्शन नंबर वन में क्या होगा, इंजाइम दिख रहा है तुमको, इंजाइम पे एक एक्टिव साइट होगी, ठीक है ना, है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर आके जुड़ेगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा तो होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द सुटेबल पोजीशन। तो ये एंजाइम का क्या काम होता है, इस एक्टिव साइट का क्या काम होता है, एक्टिव साइट का ये काम होता है कि जो एक्टिव साइट होती है ना, वो इस सबस्ट्रेट को सुटेबल ढंग से अच्छे तरीके से क्या करेगी, इसको पोजीशन में बनाए रखेगी। तो होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सुटेबल पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर जुड़ गया, जुड़ने के बाद में तुम्हें पता है यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, इसके बीच में एक्टिव साइट और इस सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो देखो बाइंडिंग बाय डिफरेंट बॉन्ड, ये दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, वो अलग अलग बॉन्ड से बाइंड जुड़ेगा। तो एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, एंजाइम किसको होल्ड करके बैठा है, सबस्ट्रेट को। अच्छा वो बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, वंडरवाल इंटरेक्शन फोर्स भी हो सकता है, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स भी हो सकता है, ये बॉन्ड के टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है होल्ड द सबस्ट्रेट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। अब देखो एंजाइम कैसे काम कर रहा है, एंजाइम कैसे काम करेगा, एंजाइम के काम को समझने के लिए, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को समझने के लिए अपन को ये डायग्राम अच्छे से बता रहा है कि पहले एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आएगा, उसके बाद में सबस्ट्रेट इसके ऊपर जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद में इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ऐसा ही तो करता है काम, अपन ने पहले भी पढ़ा होता है, ठीक है ना। अब फंक्शन नंबर 1 तो हो गया, फंक्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है, एक्टिव साइट पे आके जुड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एक्टिव साइट पे आके जुड़ेगा तो यहाँ पर एक बायोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो गई, समझ रहे मेरी बात को, ये पूरी कहानी हो गई। अब बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन नंबर 2 की। दो फंक्शन पढ़ने थे, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। फंक्शन नंबर 2 क्या है, एंजाइम प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम क्या करवाता है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, है ना। दैट विल बी अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, देखो एंजाइम प्रोवाइड करेगा फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, तो ये इसको सबस्ट्रेट को आसानी से अटैक करवा पाएगा और इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल करा पाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो, ये चीज़ होगी। तो एंजाइम कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कैसे एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, कैसे एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को करता है, वो सारी अपन ने मैंने बातें कर ली। अब अपन पढ़ते हैं कि वास्तव में अगर एंजाइम ड्रग टारगेट की तरह काम करे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब एंजाइम और ड्रग के बीच में इंटरेक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। अगर देखो ड्रग एंजाइम पे जुड़ेगा, ठीक है, ड्रग और एंजाइम के बीच में जब इंटरेक्शन होगी तो वो एंजाइम को अपना काम करने से रोक देगा। अच्छा रोकेगा कैसे, तो एंजाइम 2 फंक्शन करता है, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक को रोक देगा और काम खत्म हो जाएगा। तो देखो ड्रग इनहिबिट एनी ऑफ अबो मेंशन्ड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2, इनमें से किसी एक को रोक देगा, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रोक देगा, ठीक है। समझे बात क्या, कैसे करता है ये एंजाइम, तो सुनो अच्छे से। ड्रग आएगा किसके पास, एंजाइम के पास। देखो ड्रग एंजाइम के पास आएगा, ठीक है, ड्रग बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम ब्लॉक। देखो क्या करेगा, कैसे करेगा वो सुनो। अब देखो ड्रग का काम होगा कि कैसे न कैसे एंजाइम को मैं बिजी कर लूँ ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ है ना जुड़े। अब ड्रग क्या करेगा तुम्हें पता है, ड्रग बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। जो बाइंडिंग साइट होती है ना, ये बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ये ड्रग आके इसको ब्लॉक कर देगा। समझ रहे मेरी बात को, तो इसको ब्लॉक करेगा तो प्रिवेंट द बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट। तो ड्रग आएगा बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगा, तो प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग साइट टू ऑफ सबस्ट्रेट को। कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब ड्रग, यहाँ पर ड्रग इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रग होते हैं वो जितने भी ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम के इनहिबिटर्स होते हैं।
ड्रग होते हैं वो एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं, एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है ना एंजाइम को एक्टिवेटर, एंजाइम को एक्टिवेटर नहीं है, ये क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। अब इनहिबिट बाय टू डिफरेंट वे, देखो इनहिबिट करेगा ना ड्रग, एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए दो रास्ते अपनाता है, एक तो बनाता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छे से समझने की कोशिश करना। कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा, किस किस के अंदर कंपटीशन में क्या होता है, लड़ाई होती है, नहीं होती है, होती है। तो यहाँ पर देखो एंजाइम है, ठीक है ना। अब देखो एंजाइम के ऊपर अगर सबस्ट्रेट आके जुड़ गया, एंजाइम के ऊपर अगर सबस्ट्रेट आके जुड़ गया तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट है बन जाएगा। पर अगर मैं इसकी ये एक्टिव साइट को बिजी कर दूं तो ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा नहीं और बायोकेमिकल रिएक्शन होगी नहीं। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ से इसे समझने की कोशिश करना कि एक्टिव साइट को मेरे को कुल मिला के मेरे को देखो इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। इनहिबिट करना है मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर ना जुड़े। अगर ये सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर नहीं जुड़ेगा तो एंजाइम को मेरे को इनहिबिट करना पड़ेगा। और इनहिबिट दो तरीके से होगा, एक कम्पिटेटिव इनहिबिशन, मान के चलो। अब सुनो यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट के साथ अपना ड्रग भी आ गया, ठीक है। अब देखो ये है एक और ये कितने आ रहे हैं, दो। तो इस एक्टिव साइट पे जुड़ने के चांसेस किसके ज़्यादा है, इस ड्रग के या फिर इस सबस्ट्रेट के। जब ये अमाउंट ज़्यादा आ रही है, सबस्ट्रेट कम है, तो ये दोनों कंपटीशन करेंगे आपस में, ड्रग और सबस्ट्रेट कंपटीशन करेंगे किस पे जुड़ने के लिए, इस एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए। पर एक्टिव साइट पे जुड़ेगा कौन, ड्रग। ड्रग जुड़ जाएगा, ड्रग जुड़ जाएगा तो क्या हो, सबस्ट्रेट पड़ा रहेगा, सबस्ट्रेट पड़ा रहेगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी नहीं। बायोकेमिकल जब तक रिएक्शन होगी नहीं तब तक अपन क्या कह सकते हैं कि ड्रग ने अपना इसको इनहिबिट करके रखा है। तो ड्रग ने इनहिबिट किया है किसके साथ, कंपटीशन करके, सबस्ट्रेट के। इसलिए इस टाइप के इनहिबिशन को बोला जाता है कम्पिटेटिव इनहिबिशन। ड्रग एंड सबस्ट्रेट compete for the active site of enzyme, drug block the active site of enzyme। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है ना। दूसरा होता है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ तुमको, यहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ना चाहता है, यहाँ पर आके सबस्ट्रेट आके जुड़ना चाहता है, पर होगा क्या कि एंजाइम के पास एक दूसरी साइट भी होती है जिसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या बोला जाता है, एलोस्टेरिक साइट। अब एंजाइम के पास जो एलोस्टेरिक साइट होते हैं ना, ये रही पीछे नीचे की तरफ दिख रही है ना, ये इसे एलोस्टेरिक साइट बोला जाता है। ये एंजाइम रहा। अब क्या होता है कि एक तो इनहिबिशन क्या होता है, कम्पिटेटिव इनहिबिशन, जिसमें क्या होता है ड्रग आके सीधा ही किस पे जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे। पर इस टाइप के ये नॉन कम्पिटेटिव होता है, ये ड्रग के साथ कंपटीशन नहीं करेगा। ये ड्रग है ना, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, धीरे से आके जो इनहिबिटर होता है, ये ड्रग होती है, ड्रग होगी वो कहाँ के जुड़ जाएगी, इस इनहिबिटर साइड पे, एलोस्टेरिक साइड पे आके जुड़ जाएगी। और जैसे ही एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ेगी ना, तो इसका साइड यहाँ से शेप बदल जाएगा एक्टिव साइड का। अब एक्टिव साइड का अगर शेप बदल गया तो क्या सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके जुड़ पाएगा, क्या नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट का साइज तो फिक्स है और वही अगर एंजाइम का साइज होगा तभी ये इसके ऊपर जुड़ पाएगा, क्योंकि लॉक सिस्टम होता है ना। तो यहाँ की जो शेप अगर मैं बदल दूँ तो देखो जैसे ही ड्रग यहाँ इनहिबिटर साइड पे जुड़ेगा, देखो जुड़ चुका है, जुड़ने के बाद में इसकी जो सरफेस होगी वो बदल जाएगी। अब इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा नहीं। क्या इस इनहिबिटर, क्या इस ड्रग ने किसी के साथ कंपटीशन किया, क्या नहीं। तो इसे बोला जाता है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। और तुम एंजाइम नाम के चैप्टर बायोलॉजी वाले तो तुम अच्छे से समझते हो, बायोलॉजी में अच्छे से तुमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये इनहिबिटर है, एलोस्टेरिक साइड पर जुड़ेगा, इनहिबिट ऑक्यूपाई बाय द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, समझ आ गई पूरी बात। अच्छा अब सुनो अच्छे से, होगा क्या कि मान के चलो ये कम्पिटेटिव इनहिबिशन है। क्या है, कम्पिटेटिव इनहिबिशन है। अगर ड्रग यहाँ पर आके जुड़े और परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, या कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, जैसे ही बॉन्ड से, पर अब ड्रग आके इसके साथ परमानेंट जुड़ गया, तो क्या ये एंजाइम दोबारा कभी काम कर पाएगा, क्या नहीं। मैं बोल रहा हूँ परमानेंट जुड़ गया, मतलब ये ड्रग वापस हटने वाला नहीं है इधर से, परमानेंट बॉन्ड से जुड़ गया, तो क्या ड्रग वापस से काम करेगा, क्या नहीं। तो इसलिए क्या होगा, बॉडी के अंदर कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या होता है, ड्रग परमानेंटली बाउंड हो जाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो बॉडी फिर उनका क्या करती है, तुम्हें पता है प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन तुम्हें पता है धीरे धीरे डिग्रेड होती है ना, और अमीनो एसिड में टूट जाएगी तो धीरे धीरे क्या करेगा, बॉडी इसको डिग्रेड कर देगा, इस ड्रग और दोनों को डिग्रेड करके बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो नोट लगा रखा है, इन केस ऑफ इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब ड्रग्स, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, मतलब ये ब्रोकन नहीं होगा। व्हेन द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा ऑफ द बॉडी देन डिग्रेड द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसिस द न्यू एंजाइम।
तो फिर क्या करेगी एंजाइम को, तो उसको तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को तो तोड़ देगी, बाहर डिग्रेड कर देगी और नया एंजाइम बनाएगी। ठीक है, ये हो गया पूरी कहानी एंजाइम को कंट्रोल करके अपन बॉडी क्या करे, एंजाइम पे कैसे ड्रग काम करती है उसकी पूरी कहानी हो गई। ठीक है, अब आगे इस साइड बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। अब रिसेप्टर किसकी तरह काम करेगा, पहले एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट पढ़ा था अपने, क्या पढ़ा था, एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट। अब पढ़ेंगे रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। ठीक है, तो रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट पढ़ने वाले, तो ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। देखो, ये होता है एनिमल सेल, तुमने पढ़ा होगा बायो में। एनिमल सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब दिख रहे हैं तुमको। अपन को इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन को किससे मतलब है, अपन को केवल ये सेल मेम्ब्रेन से मतलब है। तो यहाँ पर स्मॉल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन मैंने क्या हुआ है थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोल दिया जाता है। ठीक है, अब अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों कि हो क्या रहा है। ये आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है और ये इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ये डायग्राम तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन है, क्या ये, इसके अंदर जो दसी हुई है दोनों साइड से रिसेप्टर प्रोटीन है। ये क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन है, जो वास्तव में क्या होते हैं, ये किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इनहिबिटेड रहते हैं। ये इंटीरियर ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो, इसका कुछ, इस प्रोटीन का, रिसेप्टर प्रोटीन का कुछ पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहता है, स्मॉल पार्ट प्रोजेक्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सही बात है, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यही बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर होता है। यही बाइंडिंग, ये रिसेप्टर की तरह काम करें, रिसेप्टर प्रोटीन होता है और यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होगी जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अभी रिसेप्टर एज ए ड्रग की तरह काम कर रहा हूँ। अब बताऊँ, रिसेप्टर एज ए ड्रग की तरह काम करता हूँ तो ड्रग टारगेट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर इस रिसेप्टर पे आके ड्रग जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब सुनो अच्छे से, कहानी पूरी अच्छे से समझते चलना। देखो, ये डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करना। ये है आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये होता है रिसेप्टर प्रोटीन, ये होता है इसकी बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर नाम में शुरू ऐसा केमिकल जो कुछ ना कुछ मैसेज लेके आया है, कुछ ना कुछ मैसेज लेके आया है। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, नहीं होता, हाँ। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है ना, और यहाँ दूसरी पे जुड़ता है, एक्सोन से तो निकलता है और साइटोन पे आके जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स कंडक्ट होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, मान के चलो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो तुम्हें पता है कि रिसेप्टर पे जुड़ेगा आके, रिसेप्टर पे आके जुड़ता है नहीं जुड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते यहाँ से इस रिसेप्टर पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये से रिसेप्टर पे आके जुड़ेगा ना, तो सुनने अच्छी सी कहानी, जब रिसेप्टर पे आके जुड़ेगा केमिकल मैसेंजर, है ना, बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ेगा, तो बाइंडिंग साइट होती है वो अपना साइज चेंज कर लेगी, किसके हिसाब से बना लेगी, इस केमिकल मैसेंजर के हिसाब से बना लेगी। और जैसे इसके ऊपर आके जुड़ेगा तो यहाँ पर मैसेज आगे की तरफ कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे इसके अंदर इम्पल्स आएगा, इम्पल्स से आगे क्या होगा, मैसेंजर कंडक्ट हो जाएगा, समझे, मैसेज कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये मैसेज कंडक्ट हुआ नहीं हुआ, हो गया, देखो मैसेज कंडक्ट हो गया नहीं हो गया, देखो ये पहले आके जुड़ रहा है, बाद में इसके साथ जुड़ चुका है, इसका शेप भी बदल चुका है। अब देखो, जैसे ये हटेगा, केमिकल मैसेंजर यहाँ से हटेगा, वापस से किसके अंदर चला जाएगा, ये है ना, वापस इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम वापस से रिसेप्टर अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख रखे पॉइंट देखना। पहला पॉइंट में क्या है, पहली सेल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है देखना, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, सही बात है, रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है केमिकल मैसेंजर को। दूसरी के अंदर देखना, मैसेज शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर द अटैच द मैसेंजर केमिकल मैसेंजर को जुड़ने के बाद में क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जुड़ने से पहले चेंज नहीं हो रही है, पहले बता रहा हूँ, जुड़ने के बाद में। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बात लिख दी है, शेप ऑफ रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। पहले नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को।
अब देखो रिसेप्टर री अगेन मतलब वापस से अपनी क्या कर लेगा, पुरानी स्ट्रक्चर गेन कर लेगा आफ्टर रिमूविंग द केमिकल मैसेंजर को रिमूव करने के बाद में क्या होगा, वापस से अपनी स्ट्रक्चर इनिशियल स्ट्रक्चर को वापस से गेन कर लेगा। अच्छा, क्या ये जुड़ने के बाद में अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है या जुड़ने से पहले? तो ये याद रखना, जुड़ने के बाद। यहाँ पर लिख रखा है बहुत ही शानदार से, आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूज कर देगा तुमको। सेफ ऑफ द रिसेप्टर चेंज बिफोर नहीं बोल देना, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर। ठीक है, जैसे कि बात करें न्यूरोट्रांसमीटर वाला, जस्ट एकदम न्यूरोट्रांसमीटर वाले एग्जांपल देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो बिटवीन टू न्यूरॉन्स हो या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो, दोनों में एक ही काम होता है। बिटवीन टू न्यूरॉन या बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू किसके द्वारा होता है, केमिकल मैसेंजर के द्वारा होता है। मैंने बोल दिया केमिकल मैसेंजर मतलब एसिटिलकोलिन। ठीक है, अब आगे की साइड बात करते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर। तुम्हें पता है कि इस अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, और हर एक रिसेप्टर होता है वो हर एक केमिकल मैसेंजर के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई केमिकल रिसेप्टर किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो यहाँ पर देखना, तो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी दैट वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप के मैसेंजर रहने वाले और डिफरेंट ही क्या रहने वाले हैं, केमिकल मैसेंजर रहने वाले और केमिकल रिसेप्टर्स रहने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, रिसेप्टर शो सेलेक्टिविटी ऑफ वन केमिकल मैसेंजर। तुम्हें पता है रिसेप्टर जितने भी होते हैं वो सेलेक्टिविटी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो रिसेप्टर शो सेलेक्टिविटी ऑफ वन केमिकल मैसेंजर ओवर all because of their binding site as different shape, structure and amino acid composition। क्योंकि जो होता है रिसेप्टर होते हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर और अलग अलग होती है और उनमें अमीनो एसिड की बाइंडिंग भी अलग अलग होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं वो अलग अलग सेलेक्टिविटी रखते हैं, किसके लिए, केमिकल मैसेंजर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा देखो, अच्छे से कहानी को सुनते जाना। अब ये केमिकल मैसेंजर इसके ऊपर आके जुड़ रहा है, पर इसके क्या हो अगर इसके ऊपर आके कोई ड्रग जुड़ जाए तो क्या इसकी ये इसको जोड़ने देगा क्या? नहीं। देखो क्या हो अगर इसकी केमिकल मैसेंजर का ही कोई शेप का कोई इंसान बहरूपिया आके इसके ऊपर जुड़ जाए, है ना, तो बहरूपिया आके जुड़ेगा तो क्या इसको, ये रिसेप्टर को तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिसेप्टर को तो लगेगा कि कोई केमिकल मैसेंजर ही है, पर अपन ने जो ड्रग खाई है या ड्रग अपन ने ली है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगी, तो इसको पता नहीं चलेगा, रिसेप्टर की आंखें तो होती नहीं है, तो ये इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, तो ये इसको भी लगेगा कोई ना कोई केमिकल मैसेंजर ही है, तो उस टाइम ये भूल जाएगा। ठीक है ना, तो रियल केमिकल मैसेंजर को जगह नहीं मिल पाएगी, और ड्रग इसी तरह से काम करती है। ड्रग क्या करती है, इस केमिकल मैसेंजर को नहीं जुड़ने देती, है ना, केमिकल मैसेंजर को नहीं जुड़ने देगी, तो क्या होगा, रिसेप्टर किसकी तरह काम करेगा, ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा। यही रिसेप्टर किसकी तरह काम करने वाला है, फिर ड्रग टारगेट की तरह काम करने वाला है। सुनो अच्छे से, ठीक है। अब ड्रग को एंटागोनिस्टिक बोला जाता है, कब बोलेंगे एंटागोनिस्टिक, कब बोलेंगे, जब वो बाइंड टू रिसेप्टर साइट, जब वो एंटागोनिस्टिक बोलेंगे जब ये इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे जुड़ता है। ठीक है ना, तो बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट कर देगा उसको, तो ड्रग को क्या बोला जाएगा, एंटागोनिस्टिक। अच्छा, इसका यूज़ किया जाता है, ये जो ड्रग जब एंटागोनिस्टिक की तरह काम करती है तो यूज़ फॉर ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज। देखो अगर यहाँ पर इस एक्टिव साइट पे, इस बाइंडिंग साइट पे, एक्टिव साइट तो एंजाइम में होती है, यहाँ पर होती है बाइंडिंग साइट पे कोई ड्रग आके जुड़ जाएगी तो ये केमिकल मैसेंजर के मैसेज को क्या कर देगा, इधर आने से ब्लॉक कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ये कभी कभार तुम चाहते हो कि ये मैसेज नहीं जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस ड्रग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के दौरान निकलने वाला कुछ हार्मोन होते हैं वो इसके ऊपर आके जुड़ेंगे तो तुम्हें पेन का सेल के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर तुम चाहते हो कि पेन नहीं हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्रग्स डालते हैं ना, एनेस्थेटिक डालते हैं, वो एनेस्थेटिक आके कहाँ जुड़ जाएंगे, इस रिसेप्टर बाइंड पे आके जुड़ते हैं, और किसको जुड़ने नहीं देंगे, केमिकल मैसेंजर को आके जुड़ने नहीं देंगे। और केमिकल मैसेंजर इसके ऊपर जुड़ेगा नहीं तो दर्द का एहसास अपन को होगा नहीं, क्योंकि केमिकल मैसेंजर जब इसके ऊपर जुड़ेगा तभी तो मैसेज अंदर आएगा। पर अभी केमिकल मैसेंजर की जगह कौन आके जुड़ गया है, उसका बहरूपिया मतलब ड्रग आके जुड़ गया है। अब यहाँ पर रिसेप्टर किसकी तरह काम कर रहा है, ड्रग टारगेट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर केमिकल मैसेंजर की बजाय कौन आके जुड़ रहा है, यहाँ पर आके जुड़ रहा है अपना प्यारा प्यारा ड्रग हमारा,
तो वो एंटागोनिस्टिक की तरह काम करेगा ना। अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों, कौन हाँ या ना? यहाँ कौन बोलने वाला है मेरे अलावा? ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल होता है कभी भी रिएक्शन को ब्लॉक करने के लिए। तो एंटागोनिस्टिक यूजफुल फॉर ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज। अच्छा, ड्रग को कब एगोनिस्ट बोला जाएगा? एगोनिस्ट तब बोला जाएगा जब वो मिमिक द नेचुरल मैसेंजर। तो देखो, जब वो नेचुरल मैसेंजर का मिमिक मतलब मिमिक्री करता है तब उसको बोला जाता है केमिकल एगोनिस्ट। ठीक है ना, ये इतना सा पॉइंट याद रखना है तुमको। आगे की बातें अपन अगली वीडियो में करेंगे, बाकी बातें ब्रेक के बाद। धन्यवाद।